हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्ट्रिंग इन डिटेल्स। ठीक है, आज से हम नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको बोला जाता है स्ट्रिंग। अब एग्जैक्टली स्ट्रिंग है क्या वो हम डिटेल के अंदर कंसेप्ट पढ़ेंगे। कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस भी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारी डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन पर। यहाँ पर एक एम्प्टी फाइल मैंने बनाई है hello.c। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूंगा स्ट्रिंग यानी कि होता क्या है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट के अंदर। ओके, सबसे पहले तो स्ट्रिंग इसको आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग को क्या बोला जाएगा? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी एक वेरिएबल के अंदर अपना नाम स्टोर कराने की ट्राई करना चाहते हो तो आप किस तरह से करोगे? सपोज यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ n, जिसके अंदर मैं अपना नेम स्टोर करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो वो आप करोगे डबल कोटेशन की मदद से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई डमी नेम में ले लेता हूं राहुल। ठीक है, इस तरह से राहुल को मैंने किसके अंदर सेव कर दिया? n के अंदर। तो अब आपको n का डेटा टाइप लिखना होगा, राइट? क्या मैं n का डेटा टाइप इंटीजर लिख सकता हूं? नहीं। इंटीजर लिखोगे तो आप n के अंदर ओनली एंड ओनली न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर कर सकोगे, राइट? अगर आप यहाँ पर फ्लोट लिखते हो तो क्या होगा? फ्लोट लिखने से ओनली n के अंदर डिजिट्स वाले यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज ही आप स्टोर कर सकोगे। लेकिन मेरा गोल क्या है? मुझे तो पूरा का पूरा नेम स्टोर करना है। ठीक है, तो पूरा नेम स्टोर करने के लिए कोई भी डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो हमें खुद से अपनी नई कस्टम डेटा टाइप बनानी होगी। ठीक है, क्योंकि हमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर्स है? 5 कैरेक्टर्स, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ओके। अब सपोज कोई एक कैरेक्टर अगर आप स्टोर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल n के अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूं a। ठीक है, स्मॉल a, तो आप इस तरह से सिंगल कोटेशन की मदद से ऑब्वियसली स्टोर कर सकते हो। तो अब आप n का डेटा टाइप क्या रखोगे? कैरेक्टर रखोगे। क्या रखोगे? कैरेक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हो नया कैरेक्टर डेटा टाइप आया है, राइट? अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ दो ही कैरेक्टर पढ़े थे, सॉरी दो ही डेटा टाइप पढ़े थे। एक था इंटीजर और दूसरा था फ्लोट। लेकिन उसी तरह से एक और नया कैरेक्टर आता है जिसको बोलते हैं केर। ठीक है, ये हमारे पास एक नया डेटा टाइप है। अब केर डेटा टाइप वाला वेरिएबल क्या करेगा? अपने अंदर ओनली एंड ओनली एक लेटर वाले कैरेक्टर को स्टोर कर सकेगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है सिंगल कोटेशन मार्क के बीच में। ठीक है, इस तरह से अब n के अंदर आपका स्मॉल a स्टोर हो चुका है। आप अपने कीबोर्ड पर से कोई भी लेटर को यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शर्त एक ही है, आपको कंपलसरी सिंगल कोटेशन के अंदर उसको इंडिकेट करना होगा। ठीक है, चलिए अब अगर आप उसको प्रिंट कराना चाहते हो तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या अप्लाई करोगे? राइट, आपको n की वैल्यू प्रिंट करानी है। लेकिन अगर n का डेटा टाइप इंटीजर होता तो हम यहाँ पर लिखते थे %d, अगर फ्लोट होता तो हम यहाँ पर लिखते थे %f। लेकिन फिलहाल n का डेटा टाइप क्या है? कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है %c। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक नया फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कैरेक्टर वैल्यू को। ओके, चलिए अब मैं इस फाइल को करूंगा सेव। यहां से करेंगे कंपाइल एंड रन। तो आप यहां पर आउटपुट के अंदर देख सकते हो स्मॉल a आपको दिख चुका है, राइट? तो इस तरह से आप कोई भी कैरेक्टर को किसी अनदर वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो और उसको प्रिंट भी करा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक नया वेरिएबल लूंगा n1, जिसके अंदर मैं k को स्टोर कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो n1 का डेटा टाइप भी मुझे क्या रखना होगा? कैरेक्टर ही रखना होगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पर n1 को भी प्रिंट करूंगा, तो n1 के लिए भी मुझे %c इंडिकेट करना होगा। ठीक है, चलिए सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप देख सकते हो a और k दोनों कैरेक्टर्स हमारे आ चुके हैं, राइट? तो इस तरह से आप जितने चाहो उतने कैरेक्टर्स इंडिविजुअली कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर स्टोर कराकर प्रिंट करवा सकते हो। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। अगेन मैं रिपीट करूंगा, आपको कंपलसरी सिंगल कोटेशन के अंदर ओनली एंड ओनली एक ही कैरेक्टर लिखना है, एक ही लेटर लिखना है। अगर मल्टीपल लेटर लिखने की ट्राई करोगे तो आपको एरर मिलेगी। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कि आपको एरर किस तरह से मिल सकती है। चलिए फिलहाल हमारे पास ओनली एक ही वेरिएबल है n। अगर आप इसके अंदर दो वेरिएबल सेव कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ko, ठीक है, दो लेटर्स आप इसके अंदर सेव कराना चाहते हो, तो सेव तो हो जाएंगे लेकिन प्रिंट ओनली ऑन ओनली फर्स्ट वाला लेटर ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सेव कराते हैं फाइल को, कंपाइल एंड रन।
तो भी यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली एंड ओनली एक ही लेटर प्रिंट होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ओ आ गया। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक नया नेम में लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल राज, सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली जे आया। ठीक है, कई कंपाइलर के अंदर ओनली लास्ट वाला कैरेक्टर बताएगा, कई कंपाइलर्स फॉर एग्जाम्पल टर्बो C++ की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर ओनली एंड ओनली फर्स्ट कैरेक्टर ही आपको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेव C++ के अंदर। तो डेव C++ के अंदर हमें क्या देखने को मिला, जितने चाहो उतने कैरेक्टर लिखो, लेकिन प्रिंट तो ओनली एंड ओनली वन ही होगा। ठीक है, जो कि ओनली लास्ट वाला है वही होगा। तो इसका कोई मतलब नहीं है, यह टोटली मीनिंगलेस है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 बाय 1 सभी लेटर्स को इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर सेव कराना होगा। ओके, इस तरह से। तो ये सिंटेक्स आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अब अगर मैं यहाँ पर ए को स्टोर कराऊंगा, प्रिंट कराऊंगा %c की मदद से। ठीक है, सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो स्मॉल ए हमारा प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है, चलिए उसी तरह से मैं अगेन इस वाले प्रिंटफ को कॉपी और पेस्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दूंगा /n। ओके, अब मैं %c के बजाय मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ %d। तो क्या है, वैलिडेट होगा? आप लोग बोलोगे कि सर ये तो इनवैलिड है ना, हमने डेटा टाइप यूज किया है कैरेक्टर, तो हमें कंप्लीटली %c का ही यूज करना है, %d आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एरर देखने को मिलेगी, राइट, ऐसा आप कहोगे। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, जैसे ही मैं कंपाइल एंड रन करूंगा आपको कोई एक नया नंबर देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 97। %c लिखा था तब तो आपका लेटर प्रिंट हो गया a, लेकिन %d लिखा तब आपको इंटीजर फॉर्मेट के अंदर आउटपुट मिला 97। तो ये 97 किस तरह से है, क्या ये रैंडम नंबर है, क्या ये गार्बेज वैल्यू है? नहीं, ये फिक्स नंबर है। अगर कभी भी आप a को %d की मदद से प्रिंट कराते हो तो आपको नंबर मिलेगा 97, ये फिक्स नंबर है। इसको बोला जाता है आस्की वैल्यू। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, आस्की वैल्यू। देखिए यहां पर मैं कमेंट के अंदर लिख रहा हूं आस्की वैल्यू। अभी आस्की वैल्यू है क्या, तो अपने कीबोर्ड को एनालिसिस कीजिए आप। आपके कीबोर्ड पर जितनी भी कीज है, जितने भी लेटर्स है, ठीक है, वो आप जब भी प्रेस करते हो तो वो प्रेस किया गया कैरेक्टर कहां तक जाता है, हमारे सीपीयू तक जाता है, राइट। लेकिन सीपीयू तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकेगा और वो होगी बाइनरी लैंग्वेज, राइट, हम सभी को मालूम है। लेकिन बाइनरी लैंग्वेज किसकी मदद से बनी हुई होती है, 0 और 1 से। लेकिन फिलहाल हमने प्रेस क्या किया, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए, तो क्या हमारा पीसी स्मॉल ए क्या है वो समझ सकेगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारा पीसी तो ओनली एंड ओनली बाइनरी समझता है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली ए को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओनली कोई डिजिट को ही कन्वर्ट कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर लिखते हो कोई भी एक डिजिट, तो इस डिजिट को आप श्योर डायरेक्टली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकोगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई कैरेक्टर वैल्यू दी है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकोगे, आपका कंपाइलर कन्वर्ट नहीं कर सकेगा। तो जब भी आप कीबोर्ड पर से कोई भी लेटर प्रेस करते हो तो सीपीयू तक इनडायरेक्टली उसकी आस्की वैल्यू पहुंचती है। सीपीयू तक स्मॉल ए कभी भी नहीं पहुंचता, सीपीयू तक क्या पहुंचता है, उसका आस्की वैल्यू पहुंचता है। अब आपके कीबोर्ड पर जितनी भी लेटर्स है ना, उन सभी के पीछे एक आस्की वैल्यू फिक्स की गई हुई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ए की आस्की वैल्यू है 97। कितनी है? 97। यानी कि जब भी आप कीबोर्ड पर से स्मॉल ए को प्रेस करोगे सीपीयू तक स्मॉल ए नहीं पहुंचता, सीपीयू तक पहुंचता है 97, एंड देन आफ्टर सीपीयू इस 97 को 0 और 1 को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज के अंदर अब कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सीपीयू को चाहिए कोई डिजिट वैल्यू, तभी वो डिजिट वैल्यू को 0 और 1 के फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके कीबोर्ड पर जितनी भी की है ना, उन सभी के पीछे एक आस्की वैल्यू फिक्स की गई हुई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने स्मॉल ए को प्रेस किया तो सीपीयू तक पहुंची 97, अब 97 को वो इजीली बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकेगा और तब उसे पता चलेगा कि हाँ यूजर ने स्मॉल ए को प्रेस किया है। ठीक है, तो इस तरह के सभी लेटर के पीछे उसकी कुछ फिक्स आस्की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ओके, अब वो आस्की वैल्यू क्या क्या है, कौन कौन सी है, तो उसका मैं आपको एक चार्ट बनाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा था आस्की कोड। ठीक है, अब आस्की का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये आस्की का फुल फॉर्म है। आपके कीबोर्ड पर जितने भी लेटर्स हो सकते हैं ना पॉसिबल, वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये जो सिंबल सेक्शन है इसके अंदर आपको लिखा है, देखिए यहाँ पर स्मॉल ए,
तो स्मॉल ए की डेसिमल वैल्यू क्या है 97, डेसिमल यानी कि उसकी आस्की वैल्यू, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू है 61H। फिलहाल हमें हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं देखनी है, हमें सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है डेसिमल पर और सिंबल पर। अगर आप स्मॉल ए को प्रिंट कराना चाहते हो एज अ सिंबल तो आपको प्रिंट क्या करना होगा, %C, ठीक है। %C प्रिंट करेगा आपका कैरेक्टर या फिर आपका सिंबल। लेकिन अगर आपको उसकी डेसिमल वैल्यू चाहिए यानी कि उसकी आस्की वैल्यू चाहिए तो स्मॉल ए को जब आप प्रिंट कराते हो तब आपको %D लिखना है, %D यानी कि डेसिमल वैल्यू, तो अब आपको मिलेगी उसकी आस्की वैल्यू 97, ठीक है। तो जब कभी भी आप %C प्रिंट करते हो तो आपको सिंबॉलिक वर्जन मिलता है यानी कि स्मॉल ए का स्मॉल ए ही मिलेगा। लेकिन जब कभी भी आप %D लिखते हो तब आपको उसकी डेसिमल वैल्यू मिलती है यानी कि 97, ठीक है। तो आपको ये पूरा आस्की चार्ट स्टडी करना है, ठीक है। इसको रट्टा नहीं मानना है, आपको सिंपल याद रखनी है। यहाँ पर आपको सभी वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आपको कौन कौन सी वैल्यूज याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। स्मॉल ए से लेकर स्मॉल z तक, तो उसकी रेंज कितनी है देखिए, 97 से स्टार्ट करो, 98, 99 अप टू कहाँ तक जाना है आपको, 122 तक जाना है, राइट। तो स्मॉल ए से स्मॉल z की आस्की वैल्यू की रेंज क्या है, 97 से 122, ठीक है। वो आपको नोट डाउन करके रखना है, ओके। उसी तरह से अगर आप कैपिटल की बात करें, कैपिटल लेटर्स की, तो यहाँ पर आप आ जाइए, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है 65, ठीक है। उसी तरह से अप टू कैपिटल Z तक वैल्यू की रेंज कहाँ तक जाती है, 90 तक जाती है, राइट। तो कैपिटल लेटर्स की रेंज आपको कौन सी मिल गई, 65 से 90 तक, ठीक है। तो ये दूसरी रेंज आपको याद रखनी है। पहली रेंज कौन सी थी हमारी, 97 से लेकर 122 जहां पर आपको स्मॉल लेटर्स मिलते थे। दूसरी रेंज आपको कौन सी याद रखनी है, 65 से लेकर 90 तक जहां पर आपको लेटर्स मिल जाएंगे कैपिटल ए से कैपिटल Z। उसी तरह से आपके कीबोर्ड पर अगर आप प्रेस करते हो 0 से लेकर 9 कोई भी डिजिट, तो उसकी भी कोई फिक्स आस्की वैल्यू है। ये देखिए यहाँ पर 0 की आस्की वैल्यू क्या है 48, उसी तरह से 9 की आस्की वैल्यू क्या है 57, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीसरी रेंज याद रखनी है 48 से लेकर 57, जो कि ओनली न्यूमेरिक वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगी, ओके। तो ये तीन रेंज आपको याद रखनी है, गॉट इट। चलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास करूंगा, फॉर एग्जांपल 0, ठीक है। तो देखते हैं 0 की कैरेक्टर वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। और आस्की वैल्यू की रेंज के मुताबिक अगर उसकी आस्की वैल्यू निकालना चाहते हो आप, तो यहाँ पर उसकी आस्की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 48 आनी चाहिए, ठीक है। चलिए सेव करेंगे और रन करेंगे। देखिए हमें 0 वैल्यू मिल गई यानी कि सिंबल मिल गया, और 48 उसकी आस्की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप %C की मदद से उसका सिंबल निकाल सकते हो, %D की मदद से उसकी आस्की वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लो, और साथ ही साथ ये जो हमारा आस्की वैल्यू का चार्ट है उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सभी आस्की वैल्यूज हमारे काम की नहीं है। हाँ, अगर आप कोई स्पेशल सिंबल प्रिंट कराना चाहते हो तो उस स्पेशल सिंबल को आपको यहाँ पर ढूंढना होगा, ठीक है। और उसके अंदर कौन सी डेसिमल वैल्यू है वो आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला देखिए, ठीक है, कॉपीराइट का सिंबल है, अगर आप ये वाला सिंबल प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको कौन सा डेसिमल चाहिए, 184 चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा 184, तो 184 का सिंबल क्या है वो मुझे मिलेगा, उसकी आस्की वैल्यू क्या है वो भी मुझे मिलेगी, ठीक है। चलिए तो मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल एंड रन। तो देखिए 184 की क्या मिल गई, मुझे सिंबल मिल गया, 184 पर है 4, ठीक है, और उसकी क्या मिल गई, मुझे वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, हमें थोड़ा सा रिवर्स करना होगा, हमें इंटीजर वैल्यू लेनी होगी, ठीक है। 184 पर हमें क्या चाहिए, उसका सिंबल चाहिए। चलिए तो मैंने अब सेव किया, अब रन किया, ओके। तो अब भी आपको देखिए क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, राइट। तो कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर सकते हो 184 उसकी सिंबल वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो अब आपको मिल गया आपका कॉपीराइट वाला सिंबल, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेस्टिंग करते रहना है जब तक आपको अपना सिंबल नहीं मिल जाता तब तक, ओके। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग, या फिर आप बोल सकते हो कैरेक्टर डेटा टाइप। हाँ, कैरेक्टर डेटा टाइप की मदद से आप और कुछ भी चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्मॉल लेटर्स प्रिंट करवाना है A to Z, ठीक है, तो A की आस्की वैल्यू कितनी है 97, राइट। Z की आस्की वैल्यू कितनी है 122, तो वो आप प्रिंट भी करा सकते हो फॉर लूप की मदद से। तो मैं एक फॉर लूप घुमा दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं कोई कैरेक्टर वैल्यू ले लूँगा,
आई की इनिशियल वैल्यू मैं ले लूँगा स्मॉल ए, ठीक है। या फिर आप इसको इनिशियलाइज कहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर अंदर भी कर सकते हो कि आई की वैल्यू मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्मॉल ए से स्टार्ट करनी है। ओके, कहाँ तक जाना है, आई की वैल्यू जब तक स्मॉल जेड नहीं आ जाती तब तक आई प्लस प्लस करते रहना है। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ कराना चाहता हूँ आई की वैल्यू, ठीक है, यानी कि परसेंटेज सी, और यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा आई। क्लियर, चलिए सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। अब आपको पूरे स्मॉल लेटर्स मिल चुके हैं, देखिए ए टू जेड, ठीक है। अगर आप वर्टिकल ऑर्डर के अंदर प्रिंट कराना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पर पुटअप करना है /n। चलिए सेव किया, कंपाइल एंड रन। अब आपको पूरी A to Z सीक्वेंस मिल चुके हैं। अब साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपको उसकी ASCII वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, %d कर दो और यहाँ पर अगेन आई, ठीक है। एक बार आई के ऊपर मौजूद सिंबल वैल्यू चाहिए, एक बार आई के ऊपर मौजूद ASCII वैल्यू चाहिए। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन। अब आप उसकी ASCII वैल्यू भी देख सकते हो, ठीक है। एक के ऊपर है 97, उसी तरह से अप टू Z पर है 122, ठीक है। आप चाहो तो अपने फॉर्मेट को कुछ इस तरह से फॉर्मेट भी कर सकते हो, अपने आउटपुट के फॉर्मेट को, ठीक है। चलिए अगेन रन, और अब आप देख सकते हो वही वाला फॉर्मेट हमें देखने को मिल चुका है। ए पर है 97, अगेन बी पर है 98 और अप टू Z पर है 122। ओके, तो इस तरह से आप पूरे लेटर्स को भी प्रिंट आउट कर सकते हो। हाँ, कई लोग ऐसा करेंगे कि सर हमने यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू से फॉर लूप को घुमाई है, क्या मैं इंटीजर वैल्यू से घुमा सकता हूँ? यस, आप इंटीजर वैल्यू से भी घुमा सकते हो। तो आपको यहाँ पर लेना होगा इंटीजर। तो अब देखिए, आपको कैरेक्टर वैल्यू की मौजूद ASCII वैल्यू चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर वैल्यू है हमारे पास स्मॉल ए, यानी कि उसकी डेसिमल वैल्यू है 97, लेकिन आपको प्रिंट कहाँ तक कराना है, स्मॉल जेड तक। तो स्मॉल जेड की ASCII वैल्यू क्या है, 122। तो आपको लूप कहाँ से कहाँ तक घुमानी है, 97 से स्टार्ट करना है, 122 तक जाना है, राइट। तो यहाँ पर मैं लूप घुमाऊंगा 97 से, कहाँ तक जाएंगे, 122 तक। ओके, उसके ऊपर मौजूद ASCII वैल्यू भी चाहिए और साथ ही साथ डिजिट वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, सिंबल एंड डिजिट। चलिए सेव किया फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो आपका वही पुराना आउटपुट आ चुका है, ठीक है, उसी फॉर्मेट के अंदर। तो इस तरह से भी आप फॉर लूप घुमा सकते हो इंटीजर वैल्यू का यूज करके भी। ओके, चलिए इसको आप सेव कर लो। ओके, तो ये थी हमारी सिंपल कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कैरेक्टर डेटा टाइप क्लियर करनी होगी, इसलिए मैंने आपको कैरेक्टर डेटा टाइप लर्न कराई। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक क्या था, स्ट्रिंग, राइट। अब स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिला कलेक्शन। कलेक्शन यानी कि आपके दिमाग में आ रहा होगा एरे, राइट। तो स्ट्रिंग की दूसरी डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो एरे, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये उसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई, राइट। क्या हो गया, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हो या फिर एरे ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हो। यानी कि अब आप समझ चुके हो कि आपको किसी ना किसी तरह से एरे बनाना है, राइट। आपको अपना नेम सेव करने के लिए आपको क्या बनाना होगा, एरे बनाना होगा। तो एरे हम किस तरह से बनाते थे, कोई भी एक नेम रखते थे और उसके बगल में हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से मेंशन करते थे, राइट। और अब इक्वल टू की मदद से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या करना है, कैरेक्टर्स वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है। सपोज सबसे पहले हम जब 1D एरे बनाना सीखे थे तब हमने यहाँ पर इंटीजर लिखा था और यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू कोई भी लिख सकते थे, राइट। लेकिन अब आपको एरे किसका बनाना है, कैरेक्टर का बनाना है, राइट। तो ये बन गई आपकी स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग यानी कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब आपका जो भी नाम है वो आप 1 by 1 यहाँ पर स्टोर करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राज को अगर मैं स्टोर कराना चाहता हूँ तो मुझे सबसे पहले लिखना होगा R, then A and then after J, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर मैंने स्पेसिफाई कर दिए, वो M के अंदर चले गए, राइट। ध्यान रखिएगा जब भी आप कैरेक्टर लिखते हो तो उसको कंपलसरी सिंगल कोट के अंदर ही रिप्रेजेंट करना है। ओके, चलिए सेव किया मैंने। अब अगर मैं उसको प्रिंट कराना चाहूँ तो प्रिंट किस तरह से करेंगे, तो हम सभी को मालूम है एरे को प्रिंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, देन आफ्टर 1 देन आफ्टर 2। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा n of 0 तो वो कौन सा लेटर प्रिंट करके देगा, R, राइट। चलिए सेव किया मैंने, कंपाइल एंड रन। तब आपको मिल गया R, ठीक है। चलिए उसी तरह से अगर आपको बाकी के 2 कैरेक्टर चाहिए तो आप इस लाइन को अगेन रीयूज कर सकते हो। चलिए एक बार लिखेंगे n of 1 और दूसरी बार लिखेंगे n of 2,
ठीक है, ये है हमारी इंडेक्स वैल्यू 0, ये है 1 और ये है 2, इसलिए हमने 3 बार printf लिखा। ओके, चलिए सेव करेंगे, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप अपना पूरा नेम देख सकते हो, राज आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रिंग बना सकते हो। ये आपकी फर्स्ट मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग बनाने की कई सारी मेथड्स है, धीरे धीरे हम सभी मेथड्स को डिटेल के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो आपकी फर्स्ट मेथड। इस तरह से आपको स्ट्रिंग बनानी है और इस तरह से आपको प्रिंट करनी है। ठीक है, हाँ, आप चाहो तो इसको लूप के जरिए भी प्रिंट करवा सकते हो। अगर आपका नाम यहाँ पर बहुत ही बड़ा है और आपको अगेन एंड अगेन प्रिंटफ नहीं लिखना है, तो आप क्या करो, यहाँ पर फॉर लूप घुमा दो। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू तो हमारे पास है ही। ओके, तो सबसे पहले तो हमें कोई एक वेरिएबल लेना होगा, इंटीजर आई। ठीक है, और आई को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास इंडेक्स वैल्यू है 0, 1 और 2। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे और आई प्लस प्लस। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करूँगा, फॉर एग्जाम्पल %c। ठीक है, और किसकी वैल्यू, a ऑफ i की वैल्यू, a नहीं बल्कि फिलहाल हमने नाम रखा है n, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n ऑफ i। ठीक है, आपका जो भी एरे का नाम है वही। ओके, चलिए सेव किया मैंने, कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास आउटपुट आ चुका है राज। ओके, तो इस तरह से भी आप अपनी प्रिंट करवा सकते हो पूरी स्ट्रिंग को। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ये हमारी दूसरी मेथड थी कैरेक्टर की एरे को यानी कि स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, अब सपोज आप कुछ ऐसी स्ट्रिंग बनाते हो जिसके अंदर शुरुआत में आपके पास कौन कौन से कैरेक्टर आपको इंसर्ट करवाने हैं वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप किस तरह से एम्प्टी एरे बनाते हो, इस तरह से, राइट। लेकिन हम सभी को मालूम है अगर इतना करके आप छोड़ दोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि एरे का यही तो रूल है। जब भी आप ओनली डिक्लेयर करते हो तब आपको यहाँ पर कंपलसरी एरे की लेंथ या फिर एरे की साइज स्पेसिफाई करनी होती है, राइट। सपोज मैं यहाँ पर लिखूंगा 3, इसका मतलब क्या हो गया, आगे जाकर आप इस एरे के अंदर मैक्स टू मैक्स 3 कैरेक्टर्स इंसर्ट करवा सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स वाइज हम इंसर्ट कराते हैं 1 by 1। 0 पोजीशन पर मैंने इंसर्ट कराया R, उसी तरह से फर्स्ट पोजीशन पर मैंने इंसर्ट करवाया A, और उसी तरह से सेकंड पोजीशन पर मैंने इंसर्ट कराया J। ठीक है, तो अब मैंने तीनों पोजीशन पर कुछ कैरेक्टर्स इंसर्ट करवा दिए, राइट। अब चाहो तो आप यहाँ पर वही वाली पुरानी फॉर लूप घुमा सकते हो। तो फॉर लूप को इटरेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा, इंटीजर i, और यहाँ पर i इज इक्वल टू 0, i लेसर इक्वल टू 2 एंड i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर आप करवा दो प्रिंट एफ %d या फिर %c, और यहाँ पर आप लिख दो a ऑफ i। ठीक है, चलिए सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो भी आपको वही वाला आउटपुट देखने को मिल रहा है राज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए कुछ वर्ड में बदल रहा हूँ, वाव लिखते हैं WOW, सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन, तो आपको वो वाला नया वर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट मेथड थी। सबसे पहले तो आपने एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई, उसके अंदर 1 by 1 कैरेक्टर आपने इस तरह से इंडेक्स वाइज इंसर्ट करी। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपना दूसरी मेथड में आपको बताऊंगा किस तरह से आप मैन्युअली ले सकते हो। तो मैन्युअली लेने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक अपना फंक्शन अवेलेबल है scanf, राइट। तो scanf करेंगे %c, किसको, सबसे पहले एड्रेस ऑफ n ऑफ 0 को, राइट। इसी तरह से हमें 3 बार इसको कॉपी और पेस्ट करना होगा। सबसे पहले n ऑफ 0, देन n ऑफ 1 एंड देन n ऑफ 2। ओके, तो ये हो गया आपका यूजर से वैल्यू रिट्राइव करने का तरीका। अब ध्यान दीजिएगा, scanf जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ फुल्ली कंपेटिबल नहीं है। कई बार आपको इनपुट लेने देगा, कई बार वो स्किप कर देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, scanf फ्लोट के साथ और इंटीजर डेटा टाइप के साथ फुल्ली कंपेटिबल है, लेकिन कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ कई बार आपको इनपुट लेने ही नहीं देगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए फिलहाल मैंने सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन किया। ओके, यहाँ पर मुझे 3 बार इंसर्ट कराना है, राइट। तो मैं कोई 3 कैरेक्टर इंसर्ट कराऊंगा, फर्स्ट R, देन आफ्टर N। तो देखिए जैसे ही तीसरे scanf की बारी आई वो स्किप कर दिया, प्रोग्राम ने ऑटोमेटिक उसको स्किप कर दिया। ओनली 2 ही वेरिएबल्स मुझे यूजर के थ्रू इनपुट करने दिया, R और N। ठीक है, तो इस तरह से scanf जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ फुल्ली कंपेटिबल नहीं है, तो वो आपको कंप्लीटली ध्यान में रखना है। ओके, तो अब आपके पास ओनली एंड ओनली एक ही तरीका बचा, क्या, ओनली इंडेक्स वाइज आप इंसर्ट करवा सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस तरह से n ऑफ 0
ठीक है, इस तरह से आपको 1 बाय 1 सभी कैरेक्टर्स को इंसर्ट करवाते रहना है इंडेक्स वाइज। क्या हो अगर आपको यूजर के थ्रू ही इनपुट करवाना हो, तो यूजर के थ्रू इनपुट करवाने के लिए हमने अभी अभी देखा स्कैनफ, जो कि कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया फंक्शन यूज कर सकते हो, गेट कैर। ठीक है, एक नया फंक्शन यूज करो आप, क्या है उसका नाम, गेट कैर। ओके, अब गेट कैर को आपको सेव करवाना होगा, फॉर एग्जाम्पल n ऑफ 0 के अंदर, इस तरह से। तो इस तरह से आपको गेट कैर 3 बार रिपीट करना होगा, राइट, क्योंकि आपके पास टोटल 3 की लेंथ है, इसलिए सबसे पहले n ऑफ 0, n ऑफ 1 एंड n ऑफ 2। अब गेट कैर क्या करेगा, स्कैनफ जैसे ही काम करेगा। गेट कैर का फुल फॉर्म होता है गेट कैरेक्टर। ठीक है, गेट कैर का फुल फॉर्म क्या होता है, गेट कैरेक्टर। तो यूजर के थ्रू कोई एक कैरेक्टर लेगा और उसको n ऑफ 0 के अंदर स्टोर करवा देगा। उसी तरह से दूसरी बार आपने गेट कैर चलाया तो वो भी यूजर के पास से अगेन एक नया लेगा इनपुट और उसको एक n ऑफ 1 के अंदर इंसर्ट करा देगा। ठीक है, चलिए सेव किया मैंने फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब मुझे यहाँ पर डालना है अपना फर्स्ट इनपुट, फॉर एग्जाम्पल r। एंटर किया तो अब दूसरा गेट कैर यहाँ पर मेरा चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल n। जैसे एंटर किया तो अब देखिए फिर से वही वाला इनपुट आ गया। ठीक है, वही वाला सिनारियो आ गया। तो मतलब कि गेट कैर की तरह या फिर स्कैनफ की तरह हमारा गेट कैर भी क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। ठीक है, तो कई बार एडिटर पर डिपेंड होता है कि आपका गेट कैर या फिर स्कैनफ या फिर कैरेक्टर के साथ कंपेटिबल है या नहीं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, स्कैनफ या फिर गेट कैर दोनों का काम एक ही है। आप कैरेक्टर को इंसर्ट करवा सकते हो यूजर के थ्रू, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर एडिटर। टर्बो C++ यूज कर रहे हो आप या फिर डेव C++ यूज कर रहे हो, कौन सा भी एडिटर आप यूज कर सकते हो, वहां पर आपको सबसे पहले चेक करना होगा क्या स्कैनफ कंपेटिबल है या फिर क्या गेट कैर कंपेटिबल है। अगर वो कंपेटिबल नहीं है तो सिंपल आपको उसको मिटा देना है और आपको मैन्युअली ही सभी चीज इंसर्ट करवानी होगी 1 बाय 1। ठीक है, 1 बाय 1 सभी कैरेक्टर्स आपको इसी तरह से इंडेक्स वाइज इंसर्ट करवाने होंगे। ओके, तो ये चीज आप खास ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, अब आप स्ट्रिंग को किसी दूसरी तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इस तरह की स्ट्रिंग है हेलो करके, तो मैं क्या करूंगा 1 बाय 1 सभी कैरेक्टर्स को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, इस तरह से हेलो लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा है 5, तो मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स ही डाल सकते हो। ठीक है, फिर चाहो तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है फॉर लूप के जरिए। तो मैं अगेन यहाँ पर फॉर लूप घुमाऊंगा। ठीक है, अब मेरे पास इंडेक्स वैल्यू क्या आ चुकी है। ओके, देखिए अब इंडेक्स वैल्यू हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट। 0 1 2 3 और 4 तक जाना है। तो i इज इक्वल टू 0, i लेस और इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पर प्रिंट एफ करूंगा %c एंड देन आफ्टर n ऑफ i। ठीक है, हमारी वही पुरानी वाली फॉर लूप। ओके, चलिए सेव किया मैंने फाइल को, कंपाइल एंड रन। ओके, तब आपको कंप्लीट हेलो मिल चुका है, राइट। चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं 2 नए कैरेक्टर ऐड कर सकता हूँ, राइट, h और i। क्यों मैं ऐड कर सकूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट ही स्पेसिफाई नहीं की। अगर आप यहाँ पर लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो तो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के अंदर नए कैरेक्टर ऐड कर सकते हो या फिर पुराने कैरेक्टर रिमूव कर सकते हो, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ आप घटा या फिर बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए तो अब मैं अगर सेव करूंगा, कंपाइल एंड रन करूंगा, तो आपको आउटपुट ओनली एंड ओनली हेलो ही मिलेगा, हाई नहीं आया। क्यों, क्योंकि आपने 2 नए कैरेक्टर ऐड किए, तो ऑब्वियसली आपकी 2 इंडेक्स वैल्यू बढ़ गई ना। लेकिन आपने फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक घुमाई है, 0 से 4 तक, यानी कि यहाँ तक ही घुमाई है। अब आपकी इंडेक्स वैल्यू नहीं आ गई 5 और 6, मतलब कि आपको फॉर लूप की डेस्टिनेशन वैल्यू चेंज करनी होगी 6 तक। ठीक है, तभी जाकर आपकी कंप्लीट फॉर लूप घूमेगी और हेलो हाई कंप्लीट आपका प्रिंट में मिल सकेगा। ओके, ये पहला सिनारियो था। दूसरा सिनारियो क्या था, अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, उसके अंदर से आप कुछ स्ट्रिंग मिटा देते हो या फिर कुछ कैरेक्टर यहाँ से मिटा देते हो, राइट। तो अब आपकी वैल्यू क्या होगी इंडेक्स की, 0 1 2 और 3। लेकिन आप प्रिंट कहाँ तक करवा रहे हो, 0 से लेकर 6 तक, राइट। तो अब क्या आएगा आउटपुट, देखिए ओनली हेल ही आया, राइट। जो इंडेक्स वैल्यू पर कैरेक्टर नहीं है वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, एम्प्टी हो गए या फिर नल हो गए। क्या हो गए, एम्प्टी या फिर नल। नल का एग्जैक्ट मीनिंग थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, राइट।
ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी इंडेक्स वैल्यू पर आपके कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, एम्प्टी हो गए या फिर नल हो गए। सेम अगर आप याद करो इंटीजर वाला एरे, इंटीजर वाले एरे के अंदर क्या होता था, अगर कोई इंडेक्स वैल्यू पर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो वहां पर दो ही पॉसिबल चीज थी, राइट, या तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 आती थी या तो कोई गार्बेज वैल्यू आती थी। तो सेम यहाँ पर होता है, अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई इंडेक्स वैल्यू पर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी एम्प्टी या फिर कोई गार्बेज वैल्यू। ठीक है, चलिए, मतलब कि आपको अगर परफेक्ट रन करनी है आपकी फॉर लूप तो आपको यहाँ पर बार बार क्या करना होगा, आपकी डेस्टिनेशन वैल्यू चेंज करने आनी होगी, राइट, 0, 1, 2 और 3। चलिए, अब मैंने सेव किया तो अब आपको कंप्लीटली ओनली हेल वर्ड मिल जाएगा, राइट। चलिए, अब अगर आप कोई नया वर्ड ऐड करते हो, फिर से रन कराते हो तो आपको क्या मिला, ओनली हेल मिला। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर अपडेट नहीं किए। सपोज मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया 4, अगेन सेव किया एंड रन किया तो अब आपको मिलेगा हेलो। ठीक है, तो मतलब कि आप जब भी अपनी स्ट्रिंग को घटाते हो या फिर बढ़ाते हो अपने कैरेक्टर्स को, तो बार बार आपको क्या करना होता है, अपनी फॉर लूप को मॉडिफाई करना पड़ता है, राइट। अपनी फॉर लूप के अंदर आपको डेस्टिनेशन वैल्यू बार बार आपको चेंज करनी पड़ रही है। तो ये हमें टोटली इग्नोर करना है। हमें कुछ ऐसी फॉर लूप घुमानी है जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगी कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ऑटोमेटिक जितनी भी लेंथ होगी उतनी बार वो ऑटोमेटिक घूम जाएगी, हमें बार बार यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से मुझे कुछ ऑटोमेटिक फॉर लूप घुमानी है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें इस वाले पार्ट को थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए, अब एक नया कंसेप्ट आ रहा है नल। ठीक है, ये मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा नल। नल यानी कि क्या, स्ट्रिंग के अंदर नल यानी कि एम्प्टी कैरेक्टर। नल यानी कि क्या होता है, एम्प्टी कैरेक्टर होता है, राइट। अब देखिए, आप कोई भी स्ट्रिंग जब भी लिखते हो ना, तब यहाँ पर लास्ट एक इनविजिबल कैरेक्टर होता है। यहाँ पर लास्ट एक इनविजिबल कैरेक्टर होता है जो कि आपको फिलहाल नहीं दिखाई देगा। हेलो के पीछे एक कैरेक्टर ऑलरेडी मौजूद है और उस कैरेक्टर को बोला जाता है नल। नल यानी कि लास्ट कैरेक्टर और एम्प्टी कैरेक्टर, ये दो बोल सकते हो आप। यहाँ पर आपको ओनली एंड ओनली 5 ही कैरेक्टर विजिबल हो गए, H, E, L, L एंड O, राइट। कोई छठा कैरेक्टर फिलहाल आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर इनविजिबल है, जो कि O के एग्जैक्ट पीछे होगा, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नल। तो मतलब कि आपको फॉर लूप के अंदर लॉजिक क्या लगाना है कि आपको 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है और फॉर लूप कहाँ तक घुमानी है, जब तक आपकी कैरेक्टर की वैल्यू नल बराबर ना आ जाए तब तक। तो यहां पर आपको क्या कहना होगा, a of I is not equal to null। इस तरह से यहां पर जो कैरेक्टर है ना उसको बोलते हैं नल। यहां पर ये फिक्स वैल्यू आपको लिखनी है नल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर I नहीं लिखना है, क्योंकि I तो क्या है, इंडेक्स वैल्यू है ना। और इंडेक्स वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है, यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है 0, उसके बाद है 1, देन आफ्टर 2, उसके बाद है 3 एंड देन आफ्टर है 4। ठीक है, तो अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे और नल तक जाओगे तो I की वैल्यू किसके साथ कंपेयर हो रही है, इन सभी के साथ ना। तो 0 से लेकर 4 है, इंडेक्स वैल्यू का नाम नल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये नल है वो इंडेक्स वैल्यू का नाम नहीं है। नल जो है वो एक कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर मौजूद है एकदम लास्ट में। तो आपको इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर नहीं करानी है, बल्कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर की वैल्यू कंपेयर कराती जानी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, ए ऑफ आई। ए ऑफ यानी कि हर एक कैरेक्टर। ठीक है, हर एक कैरेक्टर कंपेयर किया जाएगा नल के साथ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा 0, तो ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, h। तो क्या h की वैल्यू नल के इक्वल है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, राइट, सॉरी ट्रू हो गई, यहाँ पर नॉट इक्वल टू है इसलिए। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस, यहाँ पर आएगा 0 के बजाय 1, तो अब बना a ऑफ 1। तो a ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, e। तो क्या e की वैल्यू नल बराबर है, नहीं। तो इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा, एकदम आप लास्ट तक पहुंच जाओगे। तो लास्ट की वैल्यू यहाँ पर आएगी नल। ठीक है, तो लास्ट में जब नल होगा तब यह कंडीशन होगी फॉल्स और आप लूप के बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको नल का यूज करना है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, नल यानी कि एम्प्टी कैरेक्टर जो कि एग्जैक्टली एकदम लास्ट कैरेक्टर होता है, जो कि आपको इनविजिबल दिखाई देगा। ठीक है, आपको विजिबल नहीं होगा। तो स्ट्रिंग का एंड रिप्रेजेंट करेगा नल और कुछ नहीं है। स्ट्रिंग को एंड रिप्रेजेंट करने के लिए नल कैरेक्टर दिया हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो हमने अगेन लॉजिक क्या बनाया, इंडेक्स वैल्यू को 0 से स्टार्ट किया। ओके, देन आफ्टर ईच एंड एवरी कैरेक्टर को नल के साथ कंपेयर किया, जब तक नल नहीं आ जाता तब तक। ओके,
चलिए, तो अब मैंने किया सेव, कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, ए इज अनडिक्लेयर्ड। ओके, हमारी मिस्टेक है, हमारे एरे का नाम एन है ना कि ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रिप्लेस करना होगा एन। चलिए, सेव, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो कंप्लीटली हेलो आ चुका है, राइट। अब अगर आप चाहो तो अपने कुछ कैरेक्टर्स को मिटा सकते हो। देखिए, सिंपल सेव करो और रन करो। अब आपको फॉर लूप के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सेव किया, रन किया, तो कंप्लीट हमें हेल देखने को मिल गया, राइट। चलिए, अगर आप चाहो तो उसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हो, फॉर एग्जांपल हेलो हाय, इस तरह से। चलिए, सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन, तो अब आपको हेलो अभी मिल चुका है, राइट। तो अब कितना आसान हो गया, आप जितने चाहो उतने कैरेक्टर्स लगा भी सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन आपको फॉर लूप को कभी भी टच करने नहीं आना। वो ऑटोमेटिक उतनी ही बार घूमेगी जितने आपके कैरेक्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑटोमेटिक फॉर लूप घुमा सकते हो। कहाँ तक, जब तक आपका लास्ट कैरेक्टर नल के बराबर नहीं हो जाता तब तक। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, चलिए, देन आफ्टर एक और बात, नल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो मैन्युअली तो आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो इस तरह से। सिंगल कोट के अंदर आपको लिखना है /0। ये जो नल लिखा है ना मैंने, उसको अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर लेटर के बाद रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। यानी कि ये जो आप नल लिखते हो वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है किसके बराबर, /0 के बराबर, लेकिन उसको आपको लिखना होगा सिंगल कोटेशन के अंदर इस तरह से। मैंने क्या बोला था, ये लास्ट कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नल होता है, जो कि आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप मैन्युअली ऐड करना चाहते हो तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये आपका लास्ट कैरेक्टर विजिबल हो गया, राइट। अब ये लास्ट कैरेक्टर आपका क्या हो गया, विजिबल हो गया। तो अगर आप विजिबल करना चाहते हो अपने नल कैरेक्टर को तो आपको यहाँ पर कैपिटल में नल नहीं लिखना है, बल्कि कंपलसरी इसी तरह से /0 लिखना है। /0 ही आपका क्या है, नल, राइट। चलिए, अगेन मैं फाइल को करूंगा सेव, कंपाइल एंड रन, तो वही वाला आपको आउटपुट मिलेगा हेलो हाय। ठीक है, यहाँ पर आपने भले ही /0 लिखा, लेकिन /0 ही क्या था, आपका नल था। ठीक है, तो लास्ट कैरेक्टर अब आपका क्या हो गया, इसके साथ मैच हो गया। ओके, चलिए, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, कई लोग ऐसा भी आस्क कर सकते हैं कि सर आपने बोला कि ये आपका विजिबल कैरेक्टर है, राइट, /0 यानी कि नल, तो क्या आप यहाँ पर नल को मिटाकर इस तरह से लिख सकते हो /0? यस, डेफिनेटली लिख सकते हो। आप चाहो तो कैपिटल नल भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से /0 कैरेक्टर भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों एग्जैक्टली क्या है, नल ही है। ठीक है, चलिए, सेव किया मैंने फाइल को, कंपाइल एंड रन, तो अगेन आपको वही वाला आउटपुट मिलेगा हेलो हाय। ओके, तो यहाँ पर डजंट मैटर आप कैपिटल नल लिखो या फिर कोटेशन के अंदर /0 लिखो, दोनों एग्जैक्टली सेम ही है। लेकिन जब भी आप स्ट्रिंग बनाते हो तो बनाते वक्त आपको लास्ट में कंपलसरी कोटेशन वाला /0 ही लिखना है। यहाँ पर आप कैपिटल में नल नहीं लिखोगे। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नोटिस करनी है। यहाँ पर अगर आप दिखाना चाहते हो तो ओनली /0 ही लिखो, वो भी सिंगल कोटेशन के अंदर। ठीक है, हाँ, फॉर लूप के अंदर आपके पास चॉइस है, यहाँ पर आप चाहो तो कैपिटल नल लिखो या फिर इस तरह से सिंगल कोट के अंदर /0 लिखो, डजंट मैटर। ओके, चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपने लिखा मैन्युअली नल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो। ओके, चलिए, आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि सर क्या मैं इस /0 को यहाँ पर कहीं पर भी बीच में लिख सकता हूँ क्या? यस, यहाँ पर बीच में भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हेल के बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इस तरह से /0, तो अब देखिए आपने अपनी स्ट्रिंग के अंदर 2 बार नल को रिप्रेजेंट किया, एक हेल के बाद और एक एट द लास्ट। तो अब आपकी फॉर लूप आपको क्या आउटपुट देगी, क्या सिर्फ हेल देगी या कि पूरा का पूरा देगी? देखिए, चलिए नोटिस करते हैं। सेव किया फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन, तो देखिए ओनली हेल तक ही आपकी फॉर लूप घूमती है। क्यों? क्योंकि फॉर लूप घूमती है लेफ्ट टू राइट, राइट, 0 से। तो पहली बार जब कभी भी उसे /0 यानी कि नल देखने को मिलेगा तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप निकल जाओगे बाहर। तो इस तरह से आप मैन्युअली /0 को या फिर नल को कहीं पर भी पुटअप कर सकते हो, लेकिन अगर आप बीच में कहीं भी पुटअप करते हो तो आपकी फॉर लूप उसी के मुताबिक वहां पर स्टॉप हो जाएगी और आगे का स्कैन नहीं करेगी। ठीक है, तो आप /0 या फिर नल को कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये था आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग। सबसे पहले हमने देखा इंडिविजुअल कैरेक्टर किस तरह से यूज किया जाता है वो,
एंड देयर आफ्टर हमने स्ट्रिंग बनाना सीखा। ठीक है, स्ट्रिंग बनाने के कई तरीके थे, वो सभी तरीके मैंने आपको बताए। और भी आगे तरीके हैं मेरे पास, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से स्ट्रिंग नहीं लिखना चाहते तो फिर आप यहाँ पर डबल कोटेशन का यूज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हेलो, ठीक है, अब मैंने किया सेव एंड देन आफ्टर कंपाइल करने के बाद रन, तो आपको सेम वही मिल गया हेलो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कोई भी स्ट्रिंग को क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। तो ये भी आपका एक तीसरा तरीका है स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लो। इसका एक और हमारे पास शॉर्टकट वर्जन है, आप चाहो तो यहाँ से कर्ली ब्रैकेट को भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने किया सेव, देन आफ्टर अगेन कंपाइल एंड रन, तो अभी आपको सेम आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो। ओके, तो आप बोलोगे कि सर इसमें एडवांटेज तो इसी लाइन में है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर कम लेटर्स लिखने पड़ते हैं। प्रीवियस वर्जन के अंदर हमने क्या किया था, इस तरह से हमें इंडिविजुअल लेटर्स लिखने होते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिल रहा था, आप नल को इंसर्ट करा सकते थे कोई भी पोजीशन पर। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आप यहाँ पर कोई भी पोजीशन पर इस तरह से /0 करके नल इंसर्ट नहीं करवा सकते, राइट। तो वो पोजीशन है, वो हमारा एडवांटेज है। ओके, तो अगर आप शॉर्टकट के अंदर चाहो तो आप इस तरह से भी स्ट्रिंग को अप्लाई कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, हाँ, कई लोग ऐसे होंगे कि सर क्या मैं फॉर लूप के बिना भी प्रिंट करवा सकता हूँ पूरी स्ट्रिंग को? हाँ, पूरी स्ट्रिंग को फॉर लूप के बिना भी आप प्रिंट करवा सकते हो प्रिंटफ की मदद से। सिंपल प्रिंटफ के अंदर आपको लिखना है %s और यहाँ पर लिखना है n। देखिए नया फॉर्मेट स्पेसिफायर आया हमारे पास %s यानी कि स्ट्रिंग, s फॉर स्ट्रिंग। ओके, हाँ, यहाँ पर आपने एरे बनाया है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एरे का नाम देना है। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अंदर इस तरह से सिंपल आपको वेरिएबल का नाम लिखना है n। चलिए अब मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन, अब आपकी पूरी स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो गई। ठीक है, विथआउट यूजिंग फॉर लूप। तो मैंने आपके सभी मेथड्स रिप्रेजेंट किए, किस तरह से आप फॉर लूप की मदद से और विथआउट फॉर लूप की मदद से भी प्रिंट करवा सकते हो। ओके, और भी कई सारे तरीके हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम कई सारे कोई नए फंक्शंस भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल गेटएस, पुटएस और स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है एक्सटर्नल लाइब्रेरी के थ्रू, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, लेकिन तब तक आपको जितना भी मैंने आज स्टडी करवाया है वो आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके।